हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बेटा 18 फरवरी से स्टार्ट हैं। बेटा कब से हैं मेरे प्यारे बच्चों? 18 फरवरी से। और सबसे पहला आपका पेपर है बेटा हिंदी का। तो मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 10 के विषय हिंदी के लिए हम आज की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें यदि आपने इस वीडियो को पूरा तैयार कर लिया मेरे बच्चों, तो यकीन मानना इसमें इतने अच्छे नंबर आएंगे आपके, बहुत बेहतरीन नंबर। हिंदी का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। लेकिन मैं फिर एक बात बता दूं बेटा, मैं सभी सब्जेक्ट के साथ साथ पेपर सेट डालूंगा। सभी पेपर सेट आप अच्छे से तैयार करें, जिससे कोई भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में छूट ना पाए। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। विषय हिंदी है बेटा और पेपर सेट 1। तो हिंदी की ये पहली वीडियो है, या हम कह सकते हैं हिंदी का ये पहला पेपर सेट है बेटा। बिल्कुल आप एक चीज़ ध्यान रखें, यूपी बोर्ड के नए सिलेबस पर आधारित है बेटा, नए पैटर्न पर आधारित है। इसीलिए इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना, कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1, दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ बेटा, सप्तक की संख्या कितनी थी? 4 थी। तो इसमें दूसरे की सन पूछी गई कि दूसरा जो सप्तक था वो कब प्रकाशित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है बेटा सन 1943, बी है 1951, सी है बेटा 1959 ईस्वी को, और डी है सन 1979 यानी 79 ईस्वी को। तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा जो सप्तक था वो आप सबको पता है 1951 में प्रकाशित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेटा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, यानी कि इन सभी में सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है बेटा उर्वशी, बी है पल्लव, सी है साकेत, और डी है कामायनी। तो मेरे प्यारे बच्चों सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? तो सबको पता है बेटा ऑप्शन नंबर बी पल्लव इज द राइट आंसर। तो पल्लव किसकी रचना है बेटा? सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट्स, छायावाद की मुख्य विशेषता है, यानी कि छायावाद की बच्चों विशेषता पूछी जा रही है कि छायावाद की विशेषता क्या है। तो ऑप्शन ए है बच्चों प्रकृति का मानवीकरण, बी है बच्चों युद्धों का वर्णन, सी है यथार्थ चित्रण, और डी है भक्ति की प्रधानता। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप सबको पता है बच्चों कि जो छायावाद की विशेषता है उसका सही जवाब है बेटा प्रकृति का मानवीकरण। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा प्रश्न नंबर 4 समझते हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं इस वीडियो में पूरा पेपर हल करवाऊंगा। आप यकीन मानिए बेटा ये पेपर बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं और इम्पोर्टेंट बताया गया है उन्हीं के द्वारा। तो इसीलिए उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, सभी को आप अच्छे से पढ़ना। आप यकीन मानना बेटा यदि आप मेरे साथ बोर्ड एग्जाम तक बने रहे यूट्यूब चैनल पर, आपकी परसेंटेज बेटा 90 से ऊपर पहुंचेगी। बस जितनी भी वीडियो डालूं कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है द्विवेदी युग, बी है शुक्ल युग, सी है छायावादी युग, और डी है मेरे प्यारे बच्चों भारतेंदु युग। बताओ इसका सही जवाब क्या होने वाला है? मैथिली शरण गुप्त जो है बेटा वो द्विवेदी युग से संबंधित है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन संख्या देखते हैं बेटा 5। 5वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? जो केशव दास थे उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा था।
अब बात यह है कि कठिन काव्य का प्रेत कहा किसने था। तो ऑप्शन ए है बेटा रामचंद्र शुक्ल ने, नंबर 2 है बेटा गृहस्थ ने, और सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और डी है बेटा मिश्र यंदु लिख गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो होता है वो मिश्र बंधु होता है। ठीक है, खैर कोई नहीं। आप इन चारों में से बताओ केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अजात शत्रु नाटक के नाटककार कौन है। अजात शत्रु जो नाटक है बेटा इसके नाटककार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, बी है बेटा महादेवी वर्मा, सी है राम कुमार वर्मा, और डी है मेरे प्यारे बच्चों सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों। अजात शत्रु नाटक की नाटककार कौन है, सभी बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। इनके कौन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा बेटा स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे बच्चों, इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय क्या है। जो इलाचंद जोशी हैं बेटा इनकी कहानियों का विषय क्या है। ऑप्शन ए है मेरे प्यारे बच्चों सामाजिक, बी है मनोवैज्ञानिक, सी है ऐतिहासिक, और डी है राजनीतिक। बताओ इलाचंद जोशी जी ने जो कहानियाँ लिखी हैं वो किस विषय पर आधारित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक। इलाचंद जोशी की जो कहानियों का विषय है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक। प्रश्न नंबर 8 समझते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 है सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय क्या है ना। ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र युग, बी है बेटा शुक्ल युग, सी है प्रसाद युग, और डी है उपयुक्त सभी। बताओ बेटा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि आप देख सकते हैं बेटा 1018 से 1936 बहुत ज़्यादा गैप है। अब इन सब में बेटा प्रेमचंद्र युग भी आ जाएगा, शुक्ल युग भी आ जाएगा, प्रसाद युग भी आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नवा प्रश्न देखते हैं बेटा, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है और ये प्रश्न भी थोड़ा सा अच्छा है, ये पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे। ठीक है, प्रश्न समझते हैं। कह रहे हैं मिलान कीजिए। सबसे पहले एक तरफ इन्होंने रचनाएं दे रखी हैं और दूसरी तरफ इन्होंने लेखक दे रखे हैं। ध्यान से समझना बच्चों। कह रहे हैं नंबर 1 है मैला आंचल, फिर है चित्रलेखा, उसने कहा था, और कफन। 4 रचनाएं हैं, 4 लेखक भी हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रेमचंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु, भगवती चरण वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो अब ऐसे प्रश्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बेटा मैं तो आपसे एक ही कहूँगा, ऐसे प्रश्न करने के लिए कोई भी पहली रचना को पहले लेखक से मिलाने की कोशिश करें। अगर आप समझ गए या सही लग गया तो समझो आंसर आपका हो जाएगा। जैसे ध्यान से समझना, जैसे बेटा सबसे पहली जो है वो मैला आंचल सबको पता है किसकी, फणीश्वर नाथ रेणु की है। तो पहले को मिला दो खा से, यानी कि पहले को किससे मिला दो बेटा, खा से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो ये रहा ऑप्शन आपका पहले वाला, ध्यान से समझना बेटा, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर पहला, और पहला किससे मिला है बेटा, खा से। इसका मतलब ये सही है, पहला किससे मिला है, खा से मिला है। देखो पहले अगर खा से मिलेगा तो ये है, फिर पहले में ही दूसरा गा से मिलना चाहिए, तीसरा गा से मिलना चाहिए, चौथा का से मिलना चाहिए, तो समझो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगर पहले खा से मिला है और दूसरा का से मिला है और तीसरा गा से मिला है और चौथा घा से मिला है तो बेटा बी वाला सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये कैसे देखेंगे। चलो फिर से समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से। तो बेटा पहले वाला तो मिल गया आपसे, मैला आंचल मिल गया फणीश्वर नाथ रेणु से, इसका मतलब पहले का तो खा बिल्कुल सही है। और जब पहले का खा सही है मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले में देखो खा किस में आ रहा है, एक तो ए में आ रहा है, एक बी में। देखो यह नहीं है पहले का खा, केवल 2 ही में दे रखा है। इसका मतलब ना तो सी हो सकता, ये तो फिक्स हो गया, और ना तो बेटा डी हो सकता, ये भी फिक्स हो गया। ना तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये गलत हो गया, ना तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये भी गलत हो गया। ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों गलत हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं ए और बी में से ही कोई सा ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए 1 2 हम, और अब सी डी तो हटा ही दो बिल्कुल, सी डी तो सही है ही नहीं बेटा, सी डी। ठीक है, चलो
अब और समझते हैं, एक दो रचनाएं और मिलाने की कोशिश करते हैं। मान लिया हमें चित्रलेखा नहीं पता है, ठीक है, मान लिया चित्रलेखा नहीं पता है। अब तीसरे नंबर पे उसने कहा था ये भी नहीं पता है, हम ये भी मान लेते हैं। पर ये तो सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो कफन है वो किसका है, प्रेमचंद्र जी ने लिखी है। कफन किसने लिखी है, प्रेमचंद्र जी ने। तो इसका मतलब है कि ये चौथे वाला जो है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा वाला किससे मिला होना चाहिए, का से मिला होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो पहले वाला मिला होना चाहिए, पहले वाला खा से, तो देखो पहले वाला खा से इसमें मिला है, और ये चौथा वाला मिला होना चाहिए बेटा का से, तो ये रहा बेटा चौथे वाला, देखो का से मिला है। यानी कि पहले वाला बिल्कुल ऑप्शन सही बैठ रहा है, पहला भी खा से मिला है और दूसरा भी का से। अब देखो तुम सोचो, देखो बी और सी तो मैंने पहले ही कह दिया गलत हो जाएंगे, सॉरी सी और डी। अब देखो ए और बी में से आंसर था, तो अब जब चौथे वाले को बेटा का से मिलना था, अब अगर बी वाले में देखें तो चौथा वाला बी में मिला किससे, घा से। इसका मतलब ये तो सही है नहीं, तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया कि बेटा ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही है। और मैं आपको बता दूं ये बात भी सही है। कफन जो है वो लिखी है बेटा प्रेमचंद्र जी ने, और जो चित्रलेखा है सेकंड वाली, ये है मेरे प्यारे बच्चों भगवती चरण वर्मा जी की, और उसने कहा था ये किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होने जा रहा है बेटा, पहले का खा, दूसरे का गा, तीसरे का घा और चौथे का का। तो ऐसे प्रश्न इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। अगर आपको दो रचनाएं पता है तो एकदम सटाक से आप टिक लगा सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो कितना बेहतरीन दे रखा है, ये नया चेंज किया गया है बेटा, उस चीज़ों पे फोकस करना कि निम्नलिखित में से उपन्यास है। अब ये विधा वाले प्रश्न आ गया, बताओ। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा कोचिंग में जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तब भी कहता हूँ कि विधाओं वाले प्रश्न अच्छी तरह से तैयार कर लो। अब देखो विधा वाला प्रश्न आ गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से उपन्यास है, यानी कि उपन्यास पूछ लिया गया। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सेवा सदन क्या उपन्यास है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास है, कफन उपन्यास है, या चित्रलेखा उपन्यास है। हो सकते हैं एक से ज़्यादा भी उपन्यास हो, हमसे फिलहाल उपन्यास पूछे गए हैं कि कौन कौन से। अब इसमें अगर दो हैं या एक है तो देखो ऑप्शन भी उसी हिसाब से है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए है केवल फर्स्ट, अगर केवल पहला वाला ही उपन्यास है तो तुम ए पे टिक कर दो। ऑप्शन बी क्या है, पहला दूसरा तीसरा, कि सेवा सदन, विराटा की पद्मिनी, कफन, अगर ये तीनों उपन्यास है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दो। और सी क्या है बेटा, पहला दूसरा चौथा, कि अगर पहला वाला, दूसरा वाला और चौथा वाला अगर उपन्यास है तो आप ऑप्शन सी पे लगा दें। और लास्ट में क्या कह रहा है कि अगर ये सभी उपन्यास हैं तो आप ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर दीजिए, देखो उपयुक्त सभी पर टिक कर दीजिए, ये कह रहे हैं, है ना। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से उपन्यास हैं और कौन कौन से उपन्यास नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊँ, इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब है आपका सेवा सदन उपन्यास है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास है और चित्रलेखा भी उपन्यास है। अब तुमका उपन्यास है कौन नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों कफन उपन्यास नहीं है, इसीलिए तीसरा वाले को हमने छोड़ दिया। तीसरा वाला कफन उपन्यास नहीं है, कफन जो है वो एक कहानी है बच्चों। क्या है बच्चों, कफन कहानी है, ठीक है, कफन कहानी है, उपन्यास नहीं है। तो इसका मतलब पहला दूसरा और चौथा सही है, और पहला दूसरा चौथा किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए सी वाला सही हो जाएगा। ये ऐसे ही पेपर इस बार आने की पूरी उम्मीद है। चलो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। समझ में आया बेटा, लाइक कर देना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 समझे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखो दस्ते जो 5 गद्य की रचनाएं आती हैं या रचनाओं से संबंधित बेटा प्रश्न आते हैं, 5 पद की रचनाएं या रचनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं, वो तो गए हो। अब क्यों, चूंकि 20 आते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों, तो अब हम देखते हैं बाकी 10 को। प्रश्न है बच्चों, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन ए है रति, ऑप्शन बी है बेटा हास, सी है शोक और डी है निर्वेद। आपको पता होना चाहिए आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही रस हैं, एक हास्य रस जिसका स्थायी भाव हास होता है, एक करुण रस जिसका स्थायी भाव बेटा शोक होता है। तो इसमें करुण रस का स्थायी भाव पूछा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शोक इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात।
उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कितनी बेहतरीन ट्रिक मैंने आपको बताई है, आप देखते टाइम ही टिक लगा देंगे। कोचिंग में बेटा जब मैंने अलंकार पढ़ाए थे तो इतनी अच्छी ट्रिक बताई थी आपको कि दुनिया का कोई सा भी उदाहरण आ जाए एक ही बार पढ़ के आप तुरंत टिक लगा देंगे, ये वाला है ना बच्चों। ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, बी है बेटा उत्प्रेक्षा, सी है रूपक और डी है श्लेष अलंकार। मुझे पता है आप आंसर दे भी चुके हैं और जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। सबकी शॉर्ट ट्रिक बेटा फेयर में लिखवाएंगे आपकी, ये अच्छे से तैयार करो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13वां प्रश्न है छंद से संबंधित। प्रश्न संख्या 13 है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस प्रकार का लक्षण है या किस प्रकार का छंद है ना। ऑप्शन ए है बेटा सोरठा, बी है रोला, सी है चौपाई और डी है दोहा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में या तो रोला है या फिर सोरठा है, तो इन दो में से ही एक होगा। तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों रोला। 24 मात्राएं किस में बताई थी मैंने, रोला में। तो रोला इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है बेटा उपसर्ग से। प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है। और मैंने ये भी बताया था आपके बोर्ड एग्जाम में कौन सा आने वाला है, सब बताएं बेटा कोचिंग में एक एक प्रश्न। प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है प्र, बी है आ, सी है निर और डी है पर। तो बेटा सब कुछ को सभी को दिख रहा है इसका, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रा। तो प्रहार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया बेटा, प्रा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 15। देखिए पंचतंत्र में कौन सा समास है, तुरंत लग ही गया होगा टिक। बेटा इतनी बेहतरीन ट्रिकें बताई हैं आपको कोचिंग पढ़ाते वक्त कि एक भी नहीं छूटेगा। पंचतंत्र में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है दिगु, सी है तत्पुरुष और डी है द्वंद्व। बताओ बेटा इन चारों में से पंचतंत्र में कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दिगु समास है बेटा। कौन सा समास है, दिगु। पता ही होगा आपको, टिक लगाई दे रहा है। इतनी बढ़िया ट्रिक बताई थी, उन ट्रिक से सब हो जा रहा है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो आपसे अभी तक होना। चलिए 16वां पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, यही रटाया है बेटा। एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 प्रकार के। तो अब अर्थ के आधार पर ऐसे ऑप्शन पढ़ो ही मत बेटा, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी लगा दो, 8 प्रकार के। और रचनाओं के आधार पर होते हैं तो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, आंसू का तत्सम क्या है। तो ऑप्शन ए है रोना, बी है आँख, सी है अंशु और डी है अनु। तो बेटा इसमें जो है कहीं ना कहीं से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, और मैं आपको बता दूं ये ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे प्यारे बच्चों, ये अनु नहीं है, ये अश्रु होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, अश्रु। ठीक है, अश्रु। तो इसका तत्सम क्या है, आंसू का क्या है बेटा, अश्रु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अश्रु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। 18वां प्रश्न समझो। कर्म वाच्य में प्रधानता होती है। कर्म वाच्य में किसकी प्रधानता होती है। ऑप्शन ए है कर्ता की, बी है भाव की, सी है कर्म की और डी इनमें से कोई नहीं। बताओ, नाम से ही पता है कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जरूर आएगा पेपर में बेटा ये। चलिए 19वां प्रश्न समझते हैं। देखो बच्चों 19वां प्रश्न है, ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति क्या है। ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति क्या है, इसकी भी ट्रिक मैंने बताई, पूरी व्याकरण की ट्रिक बताई हुई है कोचिंग में। ऑप्शन नंबर ए है षष्ठी विभक्ति एक वचन, बी है सप्तमी विभक्ति द्विवचन, सी है बेटा षष्ठी विभक्ति और बहुवचन, डी है चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। बताओ बेटा ताव्य शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है षष्ठी विभक्ति एक वचन। ताव्य किस में आता है बेटा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन ए है मनुष्य, बी है बचपन, सी है कोई और डी है उपयुक्त सभी। तो बेटा सभी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये सी जो है बेटा वो सर्वनाम है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वनाम है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपके जो 20 OMR सीट वाले प्रश्न आएंगे या जो 20 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे वो तो हो गए कंप्लीट। अब हम देखते हैं बाकी जो लिखने वाला आएगा वो कैसे आएगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है बेटा, एक एक गद्यांश का एक एक प्रश्न को
बहुत बारीकी से समझाया गया है। पूरी वीडियो को देखना, एक ही वीडियो से आपको ऐसा लगना लगेगा अगर आपने तैयार कर लिया कि हिंदी की पूरी तैयारी हो गई हमारी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिखाई दे रहा है, क्योंकि आते हैं उसके नीचे 3 प्रश्न आते हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, यानी 6 नंबर का गद्यांश आने वाला है। एक चीज और ध्यान रखें बच्चों, 2 गद्यांश आएंगे गद्य में, मैंने आपको दोनों कराए हैं, क्या पता कौन सा आ जाए, इसलिए दोनों तैयार करना है, ठीक है। आप बस मेरे साथ बने रहो, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। देखें, कह रहे हैं निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ की बोलियाँ की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन भिन्नताओं को देखकर अगर आप परिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है, एक जाति नहीं, अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, भिन्नता ही देखने में आएगी। ये बेटा एक पैराग्राफ दे रखा है, फिर क्या करें, अब ये तो हो गया। अब इसके नीचे 3 प्रश्न हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बी ए बेटा लेखक ने भारतीय संस्कृति के अनेक देशों को समूह क्यों कहा है, तो आप समझ लो, भारतीय संस्कृति मिल गया चैप्टर का नाम। और सी है बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जिसके जहाँ से बेटा रेखा खिंची हुई है ना जी, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक जो है वो व्याख्या करनी है। तो चलिए तीनों प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। तीनों प्रश्नों को मैंने बारी बारी से लगाया है बेटा। पहला प्रश्न आपका था उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, है ना। तो चलिए ध्यान से समझेंगे, हेडिंग डालेंगे हम संदर्भ। क्या लिखा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अभी मैंने कहा था ना कि इसका संदर्भ कौन से पाठ से, भारतीय संस्कृति से। और भारतीय संस्कृति मेरे प्यारे बच्चों लिखा किसने है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, और वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, इसलिए इस प्रकार करके उनका नाम लिखा गया है कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इसके लेखक। अब जो दूसरा प्रश्न था बच्चों, लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है, तो जरा ध्यान से समझना इस प्रश्न का आंसर आप लोग, ठीक है। देखें, लेखक के अनुसार भारत में दुनिया के लगभग सभी धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। लेखक क्या कह रहे हैं बेटा कि भारत में दुनिया के लगभग सभी, भारत देश ही ऐसा है बेटा, इसमें सभी धर्म सभी जातियों के लोग जो है वो निवास करते हैं। यहाँ बोलियों और धार्मिक संप्रदायों की संख्या इतनी अधिक है कि उनकी गिनती करना कठिन है। यहाँ पर जो बोलियाँ हैं बेटा, संप्रदाय हैं, उनकी संख्या इतनी अधिक है कि गिनती करना कठिन है। इन अत्यधिक विभिन्नताओं जैसे भाषा, धर्म, जाति को देखकर कोई भी अपरिचित व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। जिसको इस देश के बारे में नहीं पता होगा उसे बता दिया तो भ्रमित हो सकता है कि एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि अनेक देशों और अनेक जातियों का एक क्या है बेटा, ग्रुप है, एक अनेक जातियों का एक समूह है। तो ये बात उन्होंने बताई थी कि लेकर भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनेक धर्म जाति सभी प्रकार के लोग रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए ये तो हो गए 2 प्रश्न। तीसरा समझते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या बच्चों, ध्यान से देखें। रेखांकित अंश की व्याख्या समझो, प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। 3 ही तो थे ना, 2 हो गए, तीसरा ही है। सबसे पहले बच्चों हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखें, लेखक का कथन है कि यह लेखक कहना चाहते हैं, ठीक है बेटा, लेखक कहना चाहते हैं, लेखक कहते हैं एक ही चीज़ है। लेखक कहते हैं कि भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता बहुत व्यापक है। यदि कोई विदेशी या बाहरी व्यक्ति जो भारत की आंतरिक एकता और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अभिज्ञ है, यानी कि अनजान है, जान पहचान का नहीं है, यहाँ की वेशभूषा, खान पान, भाषा और धर्मों की अनेकता को देखता है तो वह दंग रह जाता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि इतने विरोधाभासों वाला क्षेत्र एक देश कैसे हो सकता है, कि इतनी अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग भिन्नताएँ हैं, अलग अलग रहन सहन हैं, तो एक देश कैसे हो सकता है, इसमें कन्फ्यूज हो सकता है वह से देशों और जातियों का एक संग मात्र समझने लगता है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि ऐसा सोचना स्वाभाविक है, क्योंकि जो व्यक्ति केवल बाहरी भिन्नता देखता है और इसकी गहराई या एकता के सूत्र को नहीं समझता, उसे विविधता
ही प्रधान नजर आती है। तो बेटा ये थी इसकी व्याख्या, अच्छे से समझ लेना आप लोग, बढ़िया करके इसे तैयार करना कि अगर कोई बाहर से देखता है देश में तो उसे विविधता ही नजर आएगी, है ना। तो ये पहला पैराग्राफ था। चलिए बढ़ते हैं बेटा दूसरे पैराग्राफ की तरफ, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं हिंदी में, देखो मैं बता दूं आपके बोर्ड एग्जाम में जो है वो एक ही करना है, बीच में अथवा लगाए, लेकिन मैंने दोनों करा दिए, दोनों तैयार करना आप। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वहीं वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, है ना। तो बेटा ये पैराग्राफ है। पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बी है बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सी है बच्चों प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का क्या अर्थ है। तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब हमें इन तीनों प्रश्नों का जवाब इसी पैराग्राफ से बेटा देना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझें। पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और वैसे भी आप ये तो जानते होंगे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बहुत ही फेमस पैराग्राफ है बेटा। किस चैप्टर में, तो आपको पता है ये है क्या लिखूं, है ना, क्या लिखूं, और जो पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी जी का चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं बेटा संदर्भ में। सबसे पहले हेडिंग डालना आप संदर्भ, फिर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी गद्यखंड में संकलित। क्या लिखें, क्या लिखें नहीं बेटा, क्या लिखूं, ठीक है, ध्यान रखना। क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो बेटा संदर्भ में तो आप सबको पता ही है कि लेखक का नाम लिखा जाता है और चैप्टर का नाम लिखा जाता है। चलिए बेटा अगला प्रश्न हम देखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले उत्तर में हम हेडिंग डालेंगे बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि वर्तमान समय में, लेखक कहते हैं कि वर्तमान समय में, बेटा आप ये तो समझ ही पा रहे हैं रेखांकित अंश कौन सा आएगा। देखो ये पिछले पहुँचते हैं। सबसे पहले देखो बेटा रेखांकित अंश कौन सा है। ये यहाँ से देखो नीचे रेखा खींची हुई है, नहीं है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तक। तो इसे अपनी भाषा में पढ़ के लिखना है। इसकी व्याख्या करने इतने भाग की है ना, यही है रेखांकित अंश, तो वही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखें, हेडिंग डाल दिया हमने रेखांकित अंश की व्याख्या। अब समझेंगे। कह रहे हैं लेखक कहते हैं कि वर्तमान समय में जो साहित्य प्रगतिशील, प्रगतिशील मतलब नया और आधुनिक माना जा रहा है, उसके रचनाकारों को लगता है कि वे भविष्य की नींव रख रहे हैं। उनके रचनाकारों को क्या लगता है बेटा कि वे भविष्य की नींव रख रहे हैं। परंतु समय निरंतर परिवर्तनशील है, यानी समय हमेशा बेटा बदलता रहता है। आज जो नया है वह कल पुराना हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां इसे भी अतीत की वस्तु मानकर नए साहित्य की रचना करेंगी। संक्षेप में कहें तो साहित्य की गतिशीलता कभी नहीं रुकती। साहित्य हमेशा चलता रहता है, उसकी बेटा गतिशीलता नहीं रुकती है हमेशा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न था उपयुक्त गद्यांश में प्रगतिशीलता का अर्थ क्या है। प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशील का क्या अर्थ है, तो समझो इसका, क्योंकि तीसरा प्रश्न बेटा प्रश्न ही होता है, उसका जवाब उस पैराग्राफ में मिल जाएगा। चलिए कह रहे हैं यह प्रगतिशीलता का अर्थ निरंतर परिवर्तन और नवीनता के प्रति आग्रह है। लेखक के अनुसार जो आज तरुण यानी कि युवा हैं और भविष्य के सपने देख रहे हैं, वे ही कल वृद्ध होकर अतीत की याद में खो जाएंगे। कितनी अच्छी बात बेटा कहिए कि जो आज तरुण हैं, तरुण का मतलब जो युवा हैं और भविष्य के सपने देख रहे हैं, वो लोग भविष्य के सपने देख रहे हैं, वे ही कल वृद्ध होकर, वे ही बेटा क्या होकर, वृद्ध होकर किसमें, अतीत की यादों में खो जाएंगे। प्रगतिशीलता का वह चक्र जहाँ हर पीढ़ी अपने समय को आधुनिक मानती है, जबकि वह अंततः इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। अभी कोई भी पीढ़ी हो, सब क्या समझते हैं, हम आधुनिक हैं, हम आज की दुनिया के रहने वाले हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा, इतिहास का हिस्सा एक बेटा बन जाएगा। तो ये है प्रगतिशीलता का अर्थ। चलिए बच्चों ये तो थे गद्य के, अब आते हैं काव्य पर। काव्य कह लो या बेटा पद्य कह लो, है ना,
काव्य की 2 पैराग्राफ आते हैं, दोनों मैंने कराए, ध्यान से आप समझेंगे। पद्यांश जिसे कहते हैं। पेपर में देखो कैसे आएगा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो बेटा 3 × 2 = 6, यानी कि 3 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर का एक होगा, यानी कि 6 नंबर के हो गए। समझे। मोर पंखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भावत सोही मेरो रशवान, सो तेरो कहें शब श्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात बेटा ये समझेंगे हम कि देखो यहाँ पर समझो, इन दोनों लाइनों में क्या है बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब देखो पहला प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम इसका संदर्भ लिखेंगे कि ये कौन सी कविता, श्लोक या पाठ से, इसके कवि कौन है। दूसरा है बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या, अभी बताई थी नहीं कि ये 2 लाइनों में है बेटा, तो इन्हीं 2 की व्याख्या करेंगे। तीसरा कह रहे हैं, कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा है। तो चलिए एक एक करके हम इसका जवाब समझते हैं बच्चों। ये देखिए पहला प्रश्न है बेटा, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हेडिंग डालोगे सबसे पहले और क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के सवय नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के सवय नामक, इसके पाठ का नाम या कविता का नाम क्या है बच्चों, सवय। सवय नामक लिया गया है पाठ से या फिर कविता से। अब अगले कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चों, इसके रचयिता कृष्ण भक्त कवि रसखान जी हैं। तो इसके रचयिता कौन है बच्चों, रसखान जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। तो ये तो हो गया बेटा संदर्भ। अब समझ लेते हैं व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये है बेटा प्रश्न, और हेडिंग में भी आपको डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। याद रहे जब भी आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो बेटा मेरे लाल ध्यान से हेडिंग जरूर पढ़ा होना चाहिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं व्याख्या में। गोपी अपनी सखी से कहती है कि मेरे श्री कृष्ण को जो जो भी अच्छा लगता है। गोपी जो है वो अपनी सखी से कहती है कि मेरे श्री कृष्ण को जो जो भी अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे कहने पर वह सब रूप धारण कर लूँगी। मैं सिर पर मोर पंख भी लगा लूँगी। एक गोपी दूसरी से कहती है कि तुम्हारे कहने से जो कुछ मेरे कृष्ण को अच्छा लगता है मैं वो सब करूँगी। तुम्हारे कहने से मैं सिर पर मोर पंख लगा लूँगी, गले में गुंज की माला पहनूंगी, ठीक है, और पीताम्बर यानी पीले रंग के ओढ़कर लाठी लेकर गायों के पीछे भी घूम लूँगी। पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर गाय के पीछे भी घूम लूँगी। लेकिन कृष्ण के अधर, अधर मतलब होठों पर सजी रहने वाली इस मुरली को मैं अपने होठों से कभी नहीं लगाऊंगी। लेकिन जो श्री कृष्ण मुरली बजाते थे उस मुरली को मैं अपने होठों से कभी भी नहीं लगाऊंगी। अब कारण भी समझ लेते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि गोपियां मुरली को अपनी सौत मानती हैं। इसका कारण क्या है कि गोपियां जो हैं वो मुरली को अपनी सौत मानती हैं, क्योंकि कृष्ण इसे हर समय अपने होठों से लगा कर रखते हैं और इसके कारण वे गोपियों को भूल जाते हैं बेटा। इसके कारण वो गोपियों तक को भूल जाते हैं, हमेशा अपने होठों से लगा के रखते हैं। इसीलिए गोपियां मुरली को क्या मानती हैं, अपनी सौत मानती हैं। आगे बेटा समझ, बहुत सिंपल है, आप लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों, कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा है। कौन कौन से रूप धारण करना चाहे कृष्ण अनुकरण करना चाहा है। उत्तर समझे। कृष्ण के वियोग में गोपियों और उनका सानिध्य पाने के लिए उनका रूप धारण करना चाहती हैं। वे निम्नलिखित लीलाओं और वेशभूषा का अनुकरण करने को तैयार हो जाती हैं। कौन कौन से हैं वो ध्यान से देखें। पहला है सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करना। वो श्री कृष्ण की तरह सिर पर मोर पंख का मुकुट भी धारण कर लेती हैं। दूसरा है बेटा गले में कुंज की माला पहनना, और गले में कुंज की माला भी पहन लेती हैं। तीसरा है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, तीसरा है शरीर पर पीला वस्त्र यानी पीताम्बर ओढ़ना, शरीर पर पीला वस्त्र भी धारण कर लेती हैं। और चौथा है हाथ में लाठी यानी कि लकुटी या लाठी कह लो
लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ वन वन भटकना। जिस प्रकार श्री कृष्ण गायों को चराते थे, वो कह रही मैं उसी प्रकार लाठी लेकर हम वन वन भी भटक लेंगे, यानी कि घूम लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले पैराग्राफ की तरफ। समझ में आया बेटा? ठीक है। अब काव्य में भी दो आएंगे ना, तो दूसरा देखें। उदो मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय जसमति अरुनंदन देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो अतिहित सात खबावत। और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत हस सिरात। और सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुनाथ। तुम्हें ध्यान हो बेटा, तो मैंने ये सब फेयर में आपको बहुत अच्छी से कराए हैं प्यारे बच्चों। हार मत मानना, आप कुछ ही दिन की बात है बेटा, परसेंटेज इतनी जबरदस्त आएगी कि संसार देखेगा, सब देखेंगे बेटा, इतनी जबरदस्त परसेंटेज आएगी। लेकिन हार मत मानना, एक एक वीडियो को दो दो तीन तीन बार देखो, जब तक वो याद ना हो जाए तब तक देखो। ठीक है बच्चों, चलिए पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो बेटा आता है लिखने के लिए, है ना। अगले देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है बच्चों कि श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं। श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं। तो चलिए इस तीनों के आंसर हम समझते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बेटा सबसे पहले हम मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग क्या डालेंगे? संदर्भ। और क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के पद नामक पाठ से लिया गया है, पद नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। इसके रचयिता कौन है? महाकवि सूरदास जी हैं। तो ये तो हो गया बेटा संदर्भ। दूसरा प्रश्न समझे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न तो अवश्य ही आएगा, याद रखें बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो कह रहे हैं, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मुझे गोपियों और ग्वाल वालों के साथ खेलना याद आता है। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मुझे गोपियों और ग्वाल वालों के साथ खेलना याद आता है। उनके साथ हंसते खेलते पूरा दिन कैसे बीत जाता था, इसका पता भी नहीं चलता था। उनके साथ हंसते खेलते पूरा दिन कैसे बीत जाता था, इसका पता भी नहीं चलता था। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं। ध्यान दें बेटा, ये आपको अच्छी तरह से तैयार करना ही करना है। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण उनसे इतना प्रेम करते हैं और निरंतर उनका हित सोचते हैं। हित मतलब भला, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण उनसे इतना प्रेम करते हैं और निरंतर उनका हित सोचते हैं। श्री कृष्ण के हृदय में ब्रजवासियों के प्रति जो अगाध प्रेम है, यानी अपार प्रेम है, वह यहाँ स्पष्ट झलकता है। बेटा एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे, स्वयं ही सब याद हो जा रहा है, लेकिन देखना पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ, तभी बेटा कुछ हो सकता है। यदि आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, आपने अभी भी पढ़ाई नहीं की, ज़्यादा टाइम नहीं है बेटा, तो समझो रिजल्ट खराब हो सकता है। और आप जितनी वीडियो में डाल रहा हूँ बेटा, अगर इतनी सब तैयार करते रहते हैं साथ साथ, तो आप यकीन मानना बच्चों, आपका रिजल्ट ज़बरदस्त आने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। चलिए बच्चों समझ में आइए, तीसरा समझते हैं। देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न को समझो। श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत यानी कि भूली नहीं है या भूलती नहीं है। उत्तर में देखेंगे, श्री कृष्ण को ब्रज की निम्नलिखित बातें याद आती हैं जो उन्हें भुला नहीं पा रहे हैं, जो वे उन्हें भुला नहीं पा रहे हैं। नंबर 1 प्राकृतिक सौंदर्य। ध्यान से देखें, हेडिंग डालेंगे बेटा प्राकृतिक सौंदर्य। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन और वहाँ के घने कुंजों यानी झाड़ियों की शीतल छाया श्री कृष्ण नहीं भुला पा रहे हैं। दूसरा है मातृ पितृ प्रेम। प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर मिलने वाला सुख वो नहीं भुला पा रहे हैं। तीसरा है बच्चों बाल सुलभ योजना, यानी कि माता यशोदा द्वारा अत्यंत प्रेम के साथ खिलाया गया मक्खन, रोटी और जमाया हुआ दही, वो भी नहीं भुला पा रहे हैं।
और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, मित्रों का साथ, यानी ग्वाल बालों और गोपियों के साथ खेलना और सारा दिन हंसी खुशी में बिताना, ये श्री कृष्ण कभी भी नहीं भुला पा रहे। वैसे भी अपने जीवन में भी ऐसा होता है तो अपने लोग भी कहाँ भुला पाते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये था पद का भी दूसरा। अब बढ़ते हैं अगले। देखें बच्चों कितना अच्छा है एक प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं 2 गद्य में थे बेटा, वो मैंने दोनों करा दिए, 2 पद में थे वो भी मैंने करा दिए। अब आते हैं बेटा संस्कृत पर। संस्कृत के गद्यांश भी 2 आएंगे, जिसमें आपको एक बीच में अथवा लगा होगा ना बच्चों, तो जिसमें से आपको एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। मैंने यहाँ पर आपको दोनों बताए हैं, इसीलिए ये वीडियो बेटा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रही है। कोई भी प्रश्न इसमें छोड़ा नहीं गया है और सभी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक भी मत छोड़ना, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं पेपर में क्या आएगा। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद है बेटा, एक का। और पहला क्या है देखो, इसमें रेखांकित अंश वगैरह नहीं आएगा, नीचे लाइन खींची हुई, इसमें सबकी हिंदी करना है जितना बड़ा पैराग्राफ दे रखा हो। यम नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च वहवा महात्मना अत्रागत्य सुयान विचारान प्रसारयान, न केवलं दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कलाशिन्नपि इयं नगरी विविधाना कलाना शिलान्यासकृत लोके विश्वता अत्रव्य कौशेन शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहान्ते। तो बेटा ध्यान से समझ लेना, समझ तो गए होगे तुम पढ़ते ही पढ़ते। सबसे पहले हमें डालना है संदर्भ, ध्यान से देखेंगे। संदर्भ हिंदी अनुवाद होता है, इसमें 3 प्रश्न नहीं होते। कह रहे हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से लिया गया है। अब इसमें लेखक भी नहीं होते, ये तो आप समझदार है ना बेटा कि कौन सा पाठ है ये, वाराणसी। तो देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से लिया गया है, तो ये तो भैया वाराणसी पाठ लिख दिया, संदर्भ हो गया। अब हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों अनुवाद, यह हिंदी अनुवाद। कैसा अनुवाद बच्चों, हिंदी अनुवाद, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं यह नगरी यानी वाराणसी विविध धर्मों की संगम स्थली यानी मिलन का स्थान है। ये था ना बेटा, यम नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली, इसकी हिंदी ये हो गई, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। फिर अगले क्या था, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर। तो देखो बेटा महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने, अन्य वहवा महात्मना, और बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया, अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन साहित्य और धर्म ही नहीं, देखो केवल दर्शन साहित्य धर्म, केवल दर्शन साहित्य और धर्म ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी ये नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। देखो है नहीं, विविध कलाओं शिल्पों के लिए लोके प्रसिद्ध, विश्वता का मतलब होता है लोक, यानी संसार में प्रसिद्ध हैं। अत्रैव कौशल साटिता देश देश सर्वत्र स्पृहंता, यानी कि यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश के सभी जगहों पर पसंद आती हैं। ये बेटा साड़ी का मतलब साड़ियाँ है ना, तो यहाँ की यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है, हिंदी बड़ी तो है नहीं, हिंदी भी छोटी है, संदर्भ भी छोटा है और पैराग्राफ जो आया वो भी छोटा है, तो इसीलिए ये 5 नंबर आपको दिलाने जा रहा है, 3 नंबर हिंदी के, 2 नंबर संस्कृत के। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। चलिए दूसरा पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, संस्कृत के गद्यांश के। देखिए बच्चों दूसरा पैराग्राफ समझें। अस्माकं संस्कृतिः सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनं संस्कृतम् एषा यथा समया नवा विचारधारां स्वीकरोति, नवा शक्ति च प्राप्नोति, अत्र दुराग्रह नास्ति, यत् युक्ति परम कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष गृहीत भवति। एतस्या गतिशीलता रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं तद् यदा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु समभावा विचारेषु
औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेती। तो बेटा ये दूसरा संस्कृत का पैराग्राफ यानी कि गद्यांश है, इसके भी हमें संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है। देखते हैं बेटा ध्यान से। सबसे पहले हेडिंग हम डालेंगे संदर्भ। ठीक, देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला जो गद्यांश है, वो कहाँ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक तो होते नहीं बेटा, इसीलिए केवल पाठ का ही नाम लिखना होता है। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे हम हिंदी अनुवाद, क्योंकि हिंदी बनाने को आई है। तो चलो ध्यान से समझ लेते हैं। कह रहे हैं हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। हमारी संस्कृति क्या है बेटा? सदा गतिशील है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समय समय पर नवीन विचारधाराओं को स्वीकार करती है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समय समय पर नवीन विचारधाराओं को क्या करती है बच्चों? स्वीकार करती है। और नई शक्ति भी क्या करती है? प्रदान करती है। इसमें दुराग्रह नहीं है कि जो तर्कसंगत और कल्याणकारी हैं उसे यहाँ के हर्ष के साथ स्वीकार किया जाता है। तो कैसे बेटा? तर्कसंगत और कल्याणकारी है तो उसे यहाँ के हर्ष यानी खुशी के साथ स्वीकार किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। बेटा इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। जैसा कि सत्य की प्रतिष्ठा, शाश्वत मूल्य ही तो बेटा, जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। तो बेटा ये गुण भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर में बताए गए हैं और इस पैराग्राफ की हिंदी यही थी। बहुत अच्छी तरह से ये बेटा याद कर लेना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। देखो बच्चों, अभी तक हमने जो करे थे वो संस्कृत के गद्यांश थे। अब हम देखेंगे बेटा संस्कृत के श्लोक, क्योंकि 2 श्लोक भी तो आते हैं। उन दोनों श्लोकों में से एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है। मैंने यहाँ पर आपको दोनों बताए हैं। ठीक है, देखें प्रश्न नंबर 4, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हम बेटा यहाँ पर दोनों का करेंगे। ठीक है, चलिए पहला है बेटा श्लोक, माता गुरुत्रा भूमि खात पित्तोच तरस्तता मना शीघ्रतरम बातात चिंता बहुत्री तृणात। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया एक श्लोक आपका। सबसे पहले हम इसका संदर्भ जान लेते हैं क्या है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। किससे बेटा? जीवन सूत्राणी। और याद होना भी चाहिए कि ये श्लोक कहाँ का है? जीवन सूत्राणी, क्योंकि अगर आपको पाठ के नाम ही याद नहीं होंगे तो बेटा संदर्भ आप नहीं लिख सकते। चलिए अब इसका समझ लेते हैं हिंदी अनुवाद, क्योंकि श्लोक भी उतने ही नंबर देता है जितने संस्कृत का गद्यांश देता है। चलिए क्या कह रहे हैं? युधिष्ठिर यक्ष से प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं। इसमें जीवन सूत्राणी में ही तो दिखा है, यक्ष के और युधिष्ठिर के बीच प्रश्न उत्तर जो होते हैं, पढ़ाया तो मैंने ये सभी है। ठीक है, युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं माता भूमि से अधिक भारी यानी महान है। माता, देखो माता गुरुत्रा भूमि यानी माता भूमि से भी अधिक भारी और महान है। पिता आकाश से भी अधिक ऊंचे हैं। पिता जी देखो पिच्चोच त्रस्तता है ना, तो पिता आकाश से भी अधिक ऊंचे हैं। मन वायु हवा से भी अधिक तेज चलने वाला है। और मना शीघ्रतरम बातातम, मना शीघ्रतरम बातात यानी कि मन यानी वायु यानी हवा से भी अधिक तेज चलने वाला है। चिंता बहुत्री तृणात यानी कि चिंता तिनके से भी अधिक दुर्बल है। चिंता तिनके से भी अधिक छीण कर देने वाली है और संख्या में अधिक होती है। मेरे प्यारे बच्चों, माता भूमि से भी अधिक भारी या महान है, पिता आकाश से भी अधिक ऊंचे हैं और मन हवा से भी तेज चलने वाला है, लेकिन जो चिंता है वो छीड़ कर देने वाली और संख्या में अधिक है। ये तो थी बेटा पहले श्लोक की हिंदी या अनुवाद। चलिए बेटा दूसरा श्लोक देखें। दूसरा श्लोक क्या कह रहे हैं? आपदो दूरगामी च साक्षरो नाचा पंडितः
अमुखा स्फुट वक्ता चायो जानाति सा पंडिता। ठीक है बेटा, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ा है। ये हो गया संदर्भ। ठीक है, तो संदर्भ क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्गृत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पाठ का नाम क्या है बेटा? प्रबुद्धो ग्रामीणा। तो ये कौन से पाठ से लिया गया है? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। वो जो ट्रेन में जाते हैं शहरवासी, ग्रामीण वाला। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे हम हिंदी अनुवाद। ये अनुवाद डाल सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। हिंदी अनुवाद क्या है? पैर ना होने पर भी जो दूर तक जाता है, आपदो दूरगामी। पैर ना होने पर भी जो दूर तक जाता है, जो अक्षरों से युक्त है, चा साक्षरों, अक्षरों से युक्त है, किंतु पंडित नहीं। नाचा पंडिता, नाचा पंडिता, किंतु पंडित नहीं है। आमुख, बिना मुख का। स्फुट वक्ता, होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, बिना मुख का फिर भी स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति सा पंडिता, जो इसे जानता है वह विद्वान है, वह पंडित है। पैर ना होने पर भी जो दूर तक जाता है, जो अक्षरों से युक्त है किंतु पंडित नहीं है, बिना मुख का होने पर भी जो स्पष्ट बोलने वाला है, और जो इसे जानता है वह विद्वान है या वह पंडित है। ये पहली पूछता है ना ग्रामीण वाला शहरी वाली से, प्रबुद्धो ग्रामीण वाले का है। मैंने ये आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाया है। आई होप आपको ये अच्छे से दोनों श्लोक समझ में आ गए होंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेवाड़ मुकुट पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और याद रखें इस क्वेश्चन में कई आएंगे, लेकिन तुम्हें अपने केवल मेवाड़ मुकुट, अपने बरेली जिले वालों के लिए मेवाड़ मुकुट करना है। तो 5वां प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब बरेली वालों के लिए बेटा मेवाड़ मुकुट है, इसलिए मेवाड़ मुकुट का करा रहा हूँ। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग यानी कि लक्ष्मी का सारांश लिखिए। द्वितीय सर्ग को क्या कहते हैं बेटा? लक्ष्मी कहते हैं। उनका सारांश हमें चाहिए, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेवाड़ मुकुट के द्वितीय सर्ग यानी लक्ष्मी का सारांश। देखो, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी महलों का सुख त्याग कर अरावली के जंगलों में कष्टपूर्ण जीवन जी रही हैं। सबको पता है बेटा, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो उसके बाद महाराणा प्रताप कहाँ रहने लगे थे? अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ में अरावली के जंगलों में रहने लगे थे। अब उनकी पत्नी जो एक महलों में सुख, मतलब एक रानी थी, वो भी अरावली के जंगलों में क्या है? कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हैं। इस सर्ग में उनके त्याग और धैर्य को दिखाया गया है। दूसरा सर्ग जो लक्ष्मी के नाम पर है, इस सर्ग में उनके त्याग और धैर्य को दिखाया गया है। अपनी संतान को भूख से तड़पता देख उनका हृदय दुखी होता है। जब वो देखती है कि हमारी संतान भूख से तड़प रही है, तो उनका जो हृदय होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो दुखी होता है। लेकिन वे अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करती, वह घास की रोटियां खाकर भी प्रसन्न है, क्योंकि उन्हें गुलामी के सुख से बेहतर स्वतंत्रता का संघर्ष लगता है। क्यों खुश है? क्योंकि उन्हें गुलामी के सुख से बेहतर हमेशा स्वतंत्रता का संघर्ष लगता है। और लक्ष्मी इस कठिन समय में प्रताप की प्रेरणा और शक्ति बनकर उभरती हैं। यानी कि वो ऐसा ताना नहीं देती कि तुम्हारी वजह से हम जंगल में आ गए हैं, कि घास फूस खा रहे हैं या फिर यहाँ पर है, वो ऐसा नहीं कहती। परेशानियाँ उठाती हैं, लेकिन वो अपने पति का साथ देती हैं बेटा। तो ये है लक्ष्मी का द्वितीय सर्ग का सारांश। अगले देखते हैं बच्चों, देखें। अब ये दूसरा प्रश्न है, सारांश में उतना ही लिख देना। दूसरा प्रश्न आपको पेपर में एक ही करना है, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरिचित्रण कीजिए। दौलत का चरिचित्रण, आंसर देखें। गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में, जो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य मेरे प्यारे बच्चों, वो लिखा किसने? गंगा प्रसाद पांडे ने। और बोलिए गंगा रत्न भी कहते हैं, कई जगह गंगा रत्न पांडे भी लिखा हुआ है, गंगा प्रसाद पांडे भी लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, उससे कोई समस्या नहीं है। तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर जो दौलत है उनका हमें करना है चरित्र चित्रण। तो ध्यान से देखें, गंगा प्रसाद पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में दौलत एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नारी का पात्र है। अब देखते हैं इनकी विशेषताएं, क्योंकि हेडिंग डाल के होता है बेटा चरित्र चित्रण।
तो दौलत के चरित्र की मुख्य विशेषताएं जो है बेटा वो निम्नलिखित हैं। तो अब एक एक करके हेडिंग डालेंगे। पहला हेडिंग डाल दिया अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी। तो क्या लिखा कि दौलत एक अत्यंत सुंदर युवती है। दौलत एक अत्यंत सुंदर युवती है। कवि ने उसे सौंदर्य की प्रतिमा के रूप में चित्रित किया है। दौलत एक अत्यंत सुंदर युवती है। कवि ने उसे सौंदर्य की प्रतिमा के रूप में चित्रित किया है। उसके व्यक्तित्व में किसमें बेटा उसके व्यक्तित्व में एक स्वाभाविक आकर्षक है जो किसी को भी प्रभावित कर सकता है। जो किसी को भी प्रभावित कर सकता है ना, जो किसी को भी प्रभावित कर सकता है। तो बेटा ऐसे हम एक एक हेडिंग डाल के जब हम करेंगे तो ये चीज़ अच्छे से हो जाएगी। तो ये पहला हेडिंग क्या था मेरे प्यारे बच्चों, अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी। देखिए बच्चों अब देखते हैं बेटा दूसरा हेडिंग। दूसरा हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों उच्च कोटि की मानवता और उदारता। उच्च कोटि की मानवता और उदारता। तो इसमें हम देखेंगे यद्यपि वह एक मुगल परिवार में जन्मी है। सबसे पहली बात वो किस परिवार में जन्मी है बेटा, मुगल परिवार में जन्मी है। देखिए यद्यपि वह एक मुगल परिवार में जन्मी है लेकिन उसके विचार संकुचित नहीं है। वह धर्म और शत्रुता से ऊपर उठकर मानवता में विश्वास रखती है। किस में विश्वास रखती है बेटा, मानवता में। जब वह अरावली के जंगलों में महाराणा प्रताप के परिवार को कष्ट में देखती है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है। महाराणा प्रताप आपको पता है जब अरावली की पहाड़ियों में हल्दी घाटी की युद्ध के बाद भटकते हैं तो उसका हृदय कैसा हो जाता है, द्रवित हो जाता है, यानी पानी में हो जाता है, बहुत उसे ख्याल टाइप का लगता है ना। चलिए अब देखते हैं। तो बेटा जितना भी करके चरित्र लिखते हैं वो सब में हेडिंग डाल डाल के लिखते हैं। अब तीसरा हेडिंग हम क्या डालेंगे, महाराणा प्रताप के प्रति अगाध श्रद्धा। देखें कह रहे हैं दौलत महाराणा प्रताप को केवल अपने पिता का शत्रु नहीं मानती बल्कि उन्हें राष्ट्र गौरव और सच्चा वीर मानती है। जो दौलत है वो महाराणा प्रताप को अपने पिता का शत्रु नहीं मानती है बल्कि उन्हें राष्ट्र गौरव और सच्चा वीर इंसान महाराणा प्रताप को ही मानती है। कौन, दौलत। अगले देखते हैं वह उनके त्याग और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम की प्रशंसा करती है। उन्होंने पूरा राजपाट छोड़ा था और मातृभूमि के प्रति जो प्रेम करते हैं उनकी प्रशंसा करती है। वह स्वयं को प्रताप की पुत्री के समान मानती है। वो खुद को भी महाराणा प्रताप की पुत्री के समान मानती है और उनकी सेवा करना अपना धर्म समझती है। और वो समझती है कि यदि मैं महाराणा प्रताप की सेवा करूंगी तो ये मेरा धर्म है। तो बेटा इस प्रकार हम उनका चरित्र हेडिंग डाल के लिखेंगे। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम चौथा हेडिंग। जितनी ज़्यादा हेडिंग लिख दोगे उससे कोई समस्या नहीं है बेटा, ध्यान रखना। चौथा हेडिंग है त्याग और समर्पण की भावना। दौलत का चरित्र त्याग की प्रतिमूर्ति है। वह अपने सुख सुविधाओं वाले जीवन को त्याग कर प्रताप की कुटिया में उनके परिवार की सेवा करने पहुंच जाती है। वह चाहती तो बेटा राज में भी रह के सुखमय जीवन व्यतीत कर सकती थी, लेकिन फिर भी वह अपने सुख सुविधाओं को त्याग कर जीवन से सुख सुविधाओं को त्याग कर प्रताप की कुटिया में जाकर रहती है और उनकी क्या करती है, सेवा करती है। वह लक्ष्मी यानी प्रताप की पुत्री के प्रति ममता रखती है, या ऐसे समझ सकते हो वह लक्ष्मी के प्रति ममता रखती है और संकट की घड़ी में जो है संबल बनती है, यानी कि संकट की घड़ी में उनका साथ देती है। हाँ ठीक है, ये प्रताप की पुत्री यहाँ से बेटा हटा देना है। प्रताप की पुत्री यहाँ से हटा देना। आप केवल इतना लिखना कि वह लक्ष्मी के प्रति ममता रखती है। ठीक है, अगले देखते हैं। अगला जो हेडिंग है, क्योंकि वो लक्ष्मी जो थी वो प्रताप की पुत्री नहीं थी, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें गलत टाइप हो गया है। आप केवल इतना रखना वह लक्ष्मी के प्रति ममता रखती है। ठीक है, अगला हेडिंग है बेटा पांचवा स्वाभिमान और निर्भीक। ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं दौलत एक साहसी और स्पष्टवादी युवती है। वह सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखती है। वह अपने पिता महावत खां को भी प्रताप की महानता से परिचित कराती है और उन्हें युद्ध के बजाय मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। वह अपने पिता को भी मानवीय दृष्टिकोण के लिए कहती है कि सुधर जाओ, महाराणा प्रताप की तरह बनो। समझे, ये थी कौन, दौलत। चलिए अगले बढ़ते हैं। तो बेटा ये था
इनका चरित्रण किसका, दौलत का। तो इतनी खासियत थी, इतनी खूबियाँ थी इनमें, 5 तरह से इनमें बता दी गई हैं। अब पांचों हेडों को आप अच्छी तरह से लिखेंगे तो ये दौलत का चरित्रण हो जाएगा। और द्वितीय सर्ग यानी लक्ष्मी का सर्ग मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों जीवन परिचय की तरफ। देखिए आप जानते हैं कि गद्य में 3 जीवन परिचय आते हैं और 3 आते हैं बेटा हमारे पद्य यानी कि काव्य में। आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने इस वीडियो में बेटा 3 की तीनों लगाए हैं, यानी कि गद्य के भी तीनों और काव्य के भी तीनों। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जीवन परिचय बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन यहाँ पर रचना एक एक लगाई गई है, जबकि मैंने आपको कोचिंग में कृतियाँ यानी रचनाएं कई कराई हैं, भाषा शैली भी और साहित्य में स्थान भी। तो हो सके बेटा ये वाला जीवन परिचय आप करना, इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हो सके तो जो मैंने कोचिंग में कराया था वो वाला जीवन परिचय आप जरूर लिखें। मतलब भाषा शैली और साहित्य में स्थान वाला हेडिंग भी आप जरूर ऐड कर दें इस जीवन परिचय में। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। कह रहे हैं दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। ध्यान रहे पेपर में ऐसी ही लाइन आएगी, लेकिन आपको एक रचना नहीं लिखना है, अनेक जितनी याद हो उतनी लिख देना है। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमने सबसे पहले हेडिंग डाल दी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब हमने ये तो मेन हेडिंग हो गया, अब यहाँ पर भी हम एक छोटी सी हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। तो चलो इनके जीवन परिचय के विषय में समझते हैं। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं बच्चों, उनका जन्म 1884 ईस्वी में बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे, वे अत्यंत मेधावी छात्र थे और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से बेटा, कलकत्ता विश्वविद्यालय से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। गांधी जी के आदर्शों से, उन्हें गांधी जी के आदर्श बहुत पसंद थे, गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। गांधी जी के आदर्शों से जैसे वो प्रभावित हुए थे उन्होंने वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। जब उन्होंने गांधी जी के आदर्शों पर चल के उन्होंने वकालत को तो छोड़ दिया और किस में हो गए बेटा, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। वे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। ये लाइन बहुत अच्छी है बेटा, वे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ये तो आप जानते हैं ना, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। और आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अगले देखें बेटा, सादगी और सेवा के कारण, सादगी और सेवा के कारण उन्हें देश रत्न कहा जाता है। तो अगर पेपर में कभी ऐसे भी आए कि देश रत्न किसे कहा जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। ठीक है, अगले समझो बेटा, 1963 ईस्वी में उनका निधन हो गया। 1963 ईस्वी में उनका निधन हो गया। तो ये तो था राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब हम अगले हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचना। चूंकि इनने एक रचना मांगी ना, एक प्रमुख रचना, तो हम एक ही दे रहे हैं यहाँ पर। आप ऐसा भी बोर्ड में लिख देंगे तो गलत नहीं जाएगा। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना इंडिया डिवाइडेड है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना इंडिया डिवाइडेड है। इसके अतिरिक्त उनकी आत्मकथा भी अत्यंत लोकप्रिय है। इसके अतिरिक्त उनकी आत्मकथा भी अत्यंत लोकप्रिय है। तो बेटा सबसे छोटा जीवन परिचय और सबसे जबरदस्त जो आपको पूरे नंबर दिलाएगा, अच्छे से याद कर लें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों दूसरा देखते हैं। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर, इस बार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इनका जीवन परिचय बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बेटा जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों, जीवन परिचय। ध्यान से देखें। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। अब इन्हें राष्ट्र कवि कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा, सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए किया। कहाँ से बेटा, पटना विश्वविद्यालय से बीए किया और बाद में राज्यसभा के सदस्य तथा भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। राज्यसभा के सदस्य बने थे तथा भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। अगले देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखें। दिनकर जी की
रचनाओं में देशभक्ति और क्रांति का स्वर होने के कारण उन्हें अधैर्य का कवि कहा जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है बेटा, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को। साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए दिया गया था। और सन 1974 ईस्वी में इनका निधन हो गया था बेटा। सन 1974 यानी कि 1974 में रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हो गया था। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों इनका जीवन परिचय। अब इनकी देखते हैं प्रमुख रचना। एक रचना की बात होती तो हम एक ही बताई गई है इसमें। प्रमुख रचना इनकी कौन सी बेटा? कुरुक्षेत्र। कौन सी? कुरुक्षेत्र। यह दिनकर जी का एक श्रेष्ठ विचारात्मक काव्य है जिसमें महाभारत के शांति पर्व के आधार पर युद्ध और शांति के गंभीर प्रश्न पर विचार किया गया है। तो इनकी सबसे मेन रचना क्या मानी हमने? कुरुक्षेत्र। तो ये था बेटा रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। अच्छे से याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को 2-3 बार भी आप देख लेंगे ना तो पूरी हिंदी तैयार आपकी हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं तीसरा जीवन परिचय। देखें बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो हम हेडिंग डालेंगे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ये तो मेन हेडिंग हो गया बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। इसमें हम छोटा हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। क्या डालेंगे बच्चों? जीवन परिचय। देखो, हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, ध्यान रखना अगर आलोचक आए तो रामचंद्र शुक्ल पे लगाएंगे। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई, जहां इन्होंने बाद में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। तो बेटा इनकी शिक्षा मिर्जापुर में हुई थी, जहां उन्होंने बाद में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। शुक्ल जी ने अपनी मेहनत से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो बेटा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, मुझे उम्मीद है अगर आप हाई स्कूल के पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं तो हर बच्चा याद कर ही लेता है ना। मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको लिखवा दिया है। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। हिंदी साहित्य में इनका महान योगदान के कारण इनके समय को शुक्ल युग कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, शुक्ल युग कहा जाता है हिंदी साहित्य को। ठीक है, इनके महान योगदान के कारण। और 1941 में इनका बेटा निधन हो गया। तो देखो बहुत ही छोटा जीवन परिचय है, इसे अच्छे से आप याद कर लें। अब इनकी कृतियों की बात कर लेते हैं बच्चों, या रचनाओं की। हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचना। प्रमुख रचना क्या है बेटा इनकी? चिंतामणि, जो कि एक निबंध है। पेपर में ऐसा भी आ सकता है चिंतामणि की विधा क्या है, तो ये क्या है? एक निबंध है। तो प्रमुख रचना क्या होगी बच्चों? चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि क्योंकि एक निबंध है ये। यह इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें उन्होंने भाव, मनोविकार और साहित्य पर गहरे विश्लेषणात्मक निबंध लिखे हैं। तो बच्चों ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। मैंने गद्य में आपको 3 करा दिए। अब जरा पद के देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से। ध्यान सब याद करना है, ध्यान रहे। तो मेरे साथ लगातार पढ़ाई करोगे बेटा, जितना मैं पढ़ाऊँ आप उतना पढ़ लो। एक भी पेपर में प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो बाहर से चला जाए, भरोसा रखें। चलिए अगला देखते हैं। अब आ जाओ बेटा काव्य में। कह रहे हैं दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए एक रचना का उल्लेख कीजिए। अब कवि की बात हो गई तो जरा ध्यान से समझेंगे। पहला हेडिंग डालेंगे बिहारी लाल। क्या डालेंगे बच्चों? बिहारी लाल। अब बिहारी लाल का जब जीवन परिचय पढ़ेंगे तो पहला हेडिंग क्या पड़ेगा? जीवन परिचय। चलो समझते हैं। रीति काल के महान कलाकार कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। देखो एक कहावत बहुत अच्छी है बेटा, सूर तुलसी बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो बेटा सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल का तो जरूरी याद करके जाना। रीति काल के महान कलाकार कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। क्या था बेटा? केशव राय था। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और विवाह के पश्चात ये अपनी ससुराल
मथुरा में रहने लगे थे। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? केशव राय था। और इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और विवाह के बाद ये कहाँ रहने लगे थे? ससुराल मथुरा में रहने लगे। बिहारी जी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार के कवि थे। बिहारी जी कौन थे बेटा? जयपुर नरेश यानी कि जयपुर के राजा जो मिर्जा था उनके जयसिंह के दरबार के कवि थे। इन्होंने अपने, फिर से समझ लो, बिहारी जी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार के कवि थे। इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ के माध्यम से हिंदी साहित्य में वह स्थान प्राप्त किया जो बड़े बड़े महाकाव्यों से भी संभव न हो सका था। अपना काव्य प्रतिभा से गागर में सागर भरने वाले इस महान कवि का निधन सन 1663 ईस्वी में हुआ था। तो बेटा इनका जो निधन हो गया था वो 1663 ईस्वी में हो गया था। इनकी रचनाएं समझ लो बच्चों, हेडिंग डालेंगे रचनाएं, क्योंकि एक रचना पूछी गई तो हम एक ही बताएंगे। प्रमुख रचना क्या है? बिहारी सतसई, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही रचना है बिहारी सतसई। और इसमें कितने 719 दोहे हैं, ये बात याद रखना। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो 719 दोहे हैं। यह एकमात्र ग्रंथ है जिसने बिहारी को अमर कर दिया। बिहारी को क्या कर दिया बेटा? अमर कर दिया। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों बिहारी लाल का जीवन परिचय। चलिए अब बढ़ते हैं अगले। देखिए बेटा दूसरा है सूरदास का। कौन? सूरदास। तो हेडिंग डालेंगे सूरदास का जीवन परिचय, और इसमें पहला हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों जीवन परिचय। देखो पढ़ेंगे, इनके जीवन परिचय भी याद करना है। भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि सूरदास का जन्म, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। कितनी बेहतरीन लाइन है बेटा कि सूरदास जी का जो जन्म था, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, पहले तो ये चीज़ याद रखो। 1478 ईस्वी के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। सूरदास जी के जन्मांध होने के विषय में विद्वानों में मतभेद है। जैसे बहुत से विद्वान कहते हैं सूरदास जी जन्म से अंधे थे, है ना, कोई कहते हैं नहीं थे। तो इनमें थोड़े मतभेद है बेटा इनके जन्मांध के विषय में। इन्होंने श्री वल्लभाचार्य को अपना गुरु बनाया और उनके साथ गोवर्धन पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। इन्होंने वल्लभाचार्य को अपना गुरु बनाया और उनके साथ गोवर्धन पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। इन्होंने अपनी लेखनी से कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा अद्भुत वर्णन किया कि इस वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाने लगा। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा अद्भुत वर्णन किया कि जिनके कारण इन्हें बाल्य रस का सम्राट कहा जाने लगा। अब पेपर में अगर ऐसा प्रश्न आएगा बाल्य रस का सम्राट किसे कहते हैं, तो आप सूरदास जी पे टिक करेंगे। कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हुए सन 1583 ईस्वी के आसपास पारसौली नामक स्थान पर इनका निधन हो गया। कृष्ण की भक्ति में तो रहते ही थे लीन हमेशा। तो 1583 ईस्वी के आसपास पारसौली नामक स्थान पर इनका क्या हो गया बेटा? निधन हो गया। अब इनकी देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों रचनाएं। रचनाएं में प्रमुख रचना समझो सूरसागर। प्रमुख रचना क्या है? सूरसागर। यह इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है। और इसके अलावा और भी थी बेटा अन्य, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है, ये सब इनकी रचनाएं थी। हमसे एक पूछते हमने एक बता दी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला जीवन परिचय हम देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा, इस बार के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका जीवन परिचय, याद रखना। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। सबसे पहले बेटा हम इसमें हेडिंग डालेंगे, जैसा कि सभी जीवन परिचय में हम डालते चले आए, जीवन परिचय हेडिंग। अब लिखते हैं इसमें, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बेटा एक बात याद रखना, ये हिंदी की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना किसी भी वीडियो मैंने नहीं बोला जितना मैं इसमें बोल रहा हूँ। क्योंकि आप यकीन मानना बेटा, अगर ये वीडियो तैयार कर ली तो फेल तो आप किसी कीमत पे नहीं हो सकते हिंदी में। चिरगांव में हुआ था, और अगर मैंने 7 सेट कराए हिंदी के और आपने 7 तैयार कर लिए तो आप हिंदी के टॉपर। हिंदी के क्या, अगर सभी सब्जेक्ट के साथ साथ कर लिए तो 70 में से 70 आएंगे। ये बात ध्यान रखना बेटा। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। ध्यान से सुनिए बेटा, चिरगांव में हुआ था, इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर हुई और ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना
काव्य गुरु मानते थे। जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उन्हें ये क्या मानते थे बेटा, अपना काव्य गुरु मानते थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्र कवि की गूंज सुनाई देती थी। इनकी रचनाओं में राष्ट्र कवि की गूंज सुनाई देती थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अब पेपर में ऐसा आ जाए कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा था। साकेत जैसा महाकाव्य लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इन्होंने साकेत भी लिखा है, याद रखना। माँ भारती का यह सच्चा सपूत 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को चिर निद्रा में लीन हो गया। तो ये तो था इनका जीवन परिचय मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से आप याद कर सकते हो। अगला हेडिंग डालेंगे हम रचनाएं। ध्यान से देखिए, एक रचना पूछी जाती है इसलिए एक ही बताई जाएगी। हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचना। प्रमुख रचना क्या है बेटा, साकेत। ये राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। और भी रचनाएं हैं जैसे भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत भारती तो आई भी थी कि किनकी है, तो मैथिली शरण गुप्त की। तो बेटा ये था आपका जीवन परिचय वाला पोर्शन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले हम। अब एक प्रश्न बहुत ही प्यारा है जो तो 100% आता ही आता है, कोई रोक ही नहीं सकता इसे, कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ मतलब याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब बेटा मैंने यहाँ पर 3 लगाए हैं, क्यों? क्योंकि अभी आपने कुछ देर पहले संस्कृत के 2 श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद किया था। अब थोड़ी देर के लिए मानो तुम 1 या 2 याद करके गए और वो दोनों की दोनों आपके पेपर में आ गए, तो आप वो नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर नोटिस क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखो, वो लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप वो नहीं लिख सकते जो पेपर में आया हो। पेपर में आते हैं 2, अब पता चले तुम 2 याद करके गए, वही उसमें आ गए, किस्मत खराब होगी तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम 3 करवाएंगे। मान लो कोई से भी 2 आ गए, तीसरा तो बच ही जाएगा कम से कम, इसलिए तीनों आप अच्छे से याद कर लेना। पहला क्या है बेटा, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, काम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। दूसरा देखो बेटा, निद्रा नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृतः, अत्यंत सरस हृदयोयता परेशा गुण गृहिताशी। ये दूसरा हो गया बेटा। आप तीसरा देखें, ये तो सभी को याद होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। ये 3 श्लोक आप याद कर लें बेटा, बोर्ड एग्जाम में 100% आता ही आता है। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। अब आपको पता होगा आपकी जो संस्कृत है मेरे प्यारे बच्चों, उनमें आपके 4 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएंगे और आपसे कहेंगे इन 4 में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए और संस्कृत में ही देना है। मैंने आपको 4 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 का पूछा है, देखो बेटा 1 2 3 4 हैं, मैंने 4 का दे दिया है। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति। तो आंसर देखो बेटा, उत्तर में क्या है, विश्वष्ट ईश्वरा एका एव अस्ति इति भारतीय संस्कृतः मूलम अस्ति, है ना, तो ये याद कर लेना। दूसरा है, का संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। तो उत्तर में लिखेंगे भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। केवल देखो बेटा इनके यहाँ पर लिखना है, थोड़ा सा किम की जगह पर लिखना है, ये प्रश्न होते हैं इनकी जगह उत्तर लिख देते हैं बस। तीसरा है, पुरुराजा केन स युद्धम अकरोत। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पुरुराजा अलक्षेंद्रा यानी सिकंदर सह युद्धम अकरोत। सरल है बेटा ये सब, और पहली बात तो ये उम्मीद है मुझे पूरे याद होंगे अगर जिसने भी किए होंगे तो। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अलक्षेंद्र वाला, चंद्रशेखर वाला। तो चंद्रशेखर का आसीत, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत। तो मैंने यहाँ 4 लगाए, ये चारों आपको अच्छे से याद करना है, पेपर में आपके 2 लिखने को आएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना बेटा, एक एक लाइन लिखनी पड़ती है, आपकी बहुत मेहनत की जाती है, और अगर उस मेहनत का आउटपुट नहीं मिलेगा तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा अगली वीडियो, ये बात ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न में हम देखते हैं निबंध। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए।
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और विषय कितने आए बेटा आपके पेपर में? 4। पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान अभिशाप या वरदान, यातायात के नियम, जनसंख्या लाभ या हानि। मैंने आपको इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों 2 लिख के दिखाए हैं, पर्यावरण और विज्ञान वरदान वाला। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं। आप बस समझ लो, 4 आएंगे आपको पेपर में, इन 4 में से जो सबसे अच्छा लगे आप उस पर लिखना, बस समझ लीजिए कैसे करके लिखेंगे हेडिंग डाल डाल के। चलिए बेटा, पहला आ गया प्रदूषण वाला, समझते हैं। सबसे पहले बेटा हेडिंग है निबंध। किस पर हम लिख रहे हैं? पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, जो पहले वाला था। तो इसमें सबसे पहले निबंध में हेडिंग पड़ेगा बेटा प्रस्तावना, सबसे पहला। अब इसमें हम बताएंगे कि वो चीज़ क्या होती है, इसे अच्छे से तैयार करना है आप लोगों को। देखें, प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। प्रदूषण का अर्थ क्या है बेटा? प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में, प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शांत वातावरण स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आज हमें इनमें से कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण ने हमारे पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित किया है। ये बात सही है बेटा, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शांत वातावरण, ये सब होना चाहिए हमारे लिए, लेकिन आज हमें इनमें से कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण ने हमारे पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। ये तो था इसका अर्थ। अब हम हेडिंग क्या डालेंगे? प्रदूषण के प्रमुख प्रकार। हेडिंग डाल डाल कर ही आपको लिखना है अगर पूरे नंबर चाहिए तो। प्रदूषण के प्रकार, तो देखो, प्रदूषण को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रदूषण को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जाता है। कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं बेटा, तो उसमें सबसे पहले हेडिंग हमने क्या डाल दिया? वायु प्रदूषण। अब देखो वायु प्रदूषण क्या होता है। यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। कारखानों की चिमनियों और सड़कों पर दौड़ते वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीले गैसें घोल देता है। सबसे खतरनाक प्रदूषण है ये बेटा। और क्योंकि कारखानों की चिमनियों से जो धुआं निकलता है, सड़कों पर दौड़ते हुए जो वाहन होते हैं, हवा में क्या घोल देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीले गैसों को क्या कर देते हैं? ये घोल देते हैं, जिससे वायु प्रदूषित हो जाता है या वायु प्रदूषण हो जाता है। चलिए अगले समझते हैं बेटा। ये तो था वायु प्रदूषण। अब हम देखते हैं दूसरा प्रदूषण। तो दूसरा हेडिंग डालेंगे हम जल प्रदूषण। सब हेडिंग डाल डाल के लिखना है। कल कारखानों का रासायनिक कचरा और शहरों की गंदगी नदियों में बहा दी जाती है। भाई, कारखानों से जो कचरा निकलता है या शहरों से गंदगी निकलती है, वो सब नदी में बहा दी जाती है, जिससे गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भी विषैली हो जाती हैं। जिससे क्या होता है? गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भी बेटा विषैली हो जाती हैं। तो ये सब ये चीज़ नदियों में डाल देते हैं, तो वो चीज़ क्या होता है बेटा? जल प्रदूषण। अगला हेडिंग हम डालेंगे ध्वनि प्रदूषण। ये कैसे करके होता है? देखो, मशीनों, लाउड स्पीकरों और वाहनों के कान फोड़ू, इनको कान झन्ना जाते हैं ना, कान फोड़ू का अर्थ है कान को झन्ना जाना। शोर से बहरापन और मानसिक तनाव यानी कि स्ट्रेस बढ़ रहा है। इससे ध्वनि प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण के कारण मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, बहरापन, ये सब स्ट्रेस वगैरह ये सब बढ़ रहा है बेटा। किससे? ध्वनि प्रदूषण से। अगला हेडिंग डालेंगे मृदा प्रदूषण। तो ध्यान से देखें, कह रहे हैं फसलों में कीटनाशकों और रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता समाप्त हो रही है। जो फसलें होती हैं, आप देखते हैं कभी कीड़े लग गए तो उन्हें मारने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग कर लिया। फसल नहीं अच्छी हो रही है तो फिर क्या? रासायनिक खादों का प्रयोग कर लिया। तो इन चीज़ों से बेटा क्या हो रहा है? अंधाधुंध प्रयोग होने से मिट्टी की गुणवत्ता क्या हो रही है? समाप्त हो रही है, जिसकी वजह से मृदा प्रदूषण बेटा हो रहा है। चलिए अगले समझते हैं। तो ये तो थे प्रदूषण के प्रकार। अब हम अगला हेडिंग डालेंगे बेटा प्रदूषण के कारण। ये हो क्यों रहा है? ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं प्रदूषण के पीछे मुख्य कारण वनों की कटाई है। जो बेटा वन होते हैं, जंगल होते हैं, उनकी कटाई ही इसका मुख्य कारण है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। लेकिन मनुष्य ने, ध्यान से देखें बेटा, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को साफ कर दिया। अब अगर वृक्ष होंगे तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जहरीली गैसें होंगी वो पेड़ सोख लेते हैं। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? पेड़ों को ही काट रहा है, कहीं
होटल बनाने के लिए, कहीं अच्छे अच्छे जो है रिजॉर्ट वगैरह बनाने के लिए वो जंगलों को बिल्कुल साफ कर दे रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक का बढ़ता हुआ उपयोग, प्लास्टिक बहुत बढ़ रही है बेटा, और परमाणु परीक्षण भी पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। परमाणु परीक्षण हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये भी पर्यावरण को बहुत प्रदूषित कर रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये थे प्रदूषण के कारण क्यों हो रहे हैं। अगला हेडिंग है स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है बेटा इसका? कह रहे हैं प्रदूषण के कारण आज हर दूसरा व्यक्ति सांस की बीमारी, कैंसर, चर्म रोग या हृदय रोग से पीड़ित है। और ये सत्य है बेटा, प्रदूषण के कारण ही आज हर दूसरा व्यक्ति सांस की बीमारी हो रही है, उसे कैंसर हो रहा है, चर्म रोग हो रहा है या हृदय रोग से पीड़ित है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहा है और ऋतु चक्र यानी सीजन पूरी तरह से अनियंत्रित हो रही हैं। कभी आप देख रहे हैं कि सर्दियों में गर्मी लग रही है, कभी गर्मियों में सर्दी लग रही है, तो ये सब चीज़ ऋतु में परिवर्तन वगैरह की हो रहे हैं। ये सब स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं बेटा। सही है, चलो अगले बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जितने हेडिंग आपको बना मिले उतने हेडिंग आप बनाओ इसमें। अब जैसे 5वां हेडिंग हमने बनाया, सुधार के उपाय या समाधान क्या हो सकते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाना अनिवार्य है। जैसे नंबर 1 हेडिंग डालेंगे वृक्षारोपण। एक व्यक्ति एक वृक्ष के संकल्प के साथ अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्रदूषण को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है बेटा कि पेड़ लगाओ। अब एक व्यक्ति, अगर वृक्षारोपण का मतलब होता है पेड़ लगाना, एक व्यक्ति ये कसम खा ले, ये ठान ले कि हम एक व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा तो कितने पेड़ लग जाएंगे। दूसरा हेडिंग है बेटा कचरा प्रबंधन। कचरे को इधर उधर ना फेंक कर सही जगह निपटान करना चाहिए, सही जगह डालना चाहिए, तो प्रदूषण नहीं होगा। सी है मेरे प्यारे बच्चों सौर ऊर्जा का उपयोग। कोयले और पेट्रोल के बजाय सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। कोयले और पेट्रोल का उपयोग अगर हम कम करें और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग करें तो इसको बढ़ावा दी जाए तो प्रदूषण कम होगा। और अगला है बेटा जन जागरूकता, यानी लोगों को जागरूक करना। तो लोगों को पर्यावरण के महत्व के प्रति जागरूक करना चाहिए, जिससे लोग इसके विषय में समझेंगे, इसके समस्या को समझेंगे तो वो खुद ही प्रदूषण नहीं करेंगे। ये थे बेटा समाज सुधारने के उपाय। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बेटा अगले। अब लास्ट हेडिंग आपको पता है, कोई भी निबंध होता है उसकी लास्ट हेडिंग उपसंहार ही होती है। कोई भी हेडिंग डालो, पहली प्रस्तावना डालना, अंतिम होती है उपसंहार। ध्यान से देखते हैं। कह रहे हैं पर्यावरण की रक्षा करना केवल सरकार का काम नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, जो हमारी क्या है ये तो सरकार जाने, तो ऐसा नहीं है। पर्यावरण की रक्षा करना केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि हमने आज ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी के लिए धरती पर रहने योग्य नहीं बचेगी। यदि हमने आज ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी के लिए यह धरती रहने योग्य नहीं बचेगी। और ये बिल्कुल सत्य बात है बेटा। अगर आज पर्यावरण प्रदूषण को नहीं सही किया गया तो आने वाले समय में धरती ऐसी नहीं रहेगी जिसमें इंसान आसानी से रह पाए। हमें अपनी धरती को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लेना होगा। समझे? तो ये था उपसंहार। अब एक बहुत ही अच्छा सा स्लोगन है मेरे प्यारे बच्चों, जो आप देख पा रहे हैं, प्रदूषण हटाओ, पर्यावरण बचाओ, दुनिया को रहने योग्य बनाओ। ऐसा स्लोगन आप लिख दोगे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रदूषण हटाओ, पर्यावरण बचाओ, दुनिया के रहने योग्य बनाओ। चलिए बेटा अगले समझते हैं। अब हम पढ़ते हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप का। मैंने कहा था ना, मैंने 2 करके बताए हैं आपको, इसमें आपको पेपर में 1 करना है। तो विज्ञान अभिशाप या वरदान, ये दूसरा निबंध है। जो विज्ञान है बेटा वो अभिशाप या वरदान है, इसके विषय में इसमें बात करेंगे। तो मैंने कहा कोई भी निबंध का पहला हेडिंग क्या पड़ेगा, प्रस्तावना पड़ेगा। चलो लिखते हैं। आधुनिक युग विज्ञान की प्रगति का युग है। बात सही है बेटा, आज का जो टाइम है वो क्या है, विज्ञान की प्रगति का युग है। विज्ञान ने मनुष्य को असीमित शक्तियाँ प्रदान की हैं। विज्ञान ने मनुष्य को कैसी शक्तियाँ प्रदान की हैं, असीमित शक्तियाँ प्रदान की हैं, जिससे हमारा जीवन पहले की तुलना में बहुत अधिक सरल हो गया है, सुरक्षित हो गया है और आरामदायक हो गया है। विज्ञान, आधुनिक युग विज्ञान का प्रगति का युग है। विज्ञान ने मनुष्य को असीमित शक्तियाँ प्रदान की हैं, जिससे हमारा जीवन पहले की तुलना में बहुत अधिक सरल, सुरक्षित और आरामदायक हो गया है।
अब कोई भी काम करते हैं, इससे विज्ञान के कारण ही मोटरसाइकिल या मोबाइल हैं, फ़ोन लगा दिया भाई, दिल्ली बात हो गई 1 मिनट में, मोटरसाइकिल से जल्द पहुँच गए कहीं पर भी, तो आप समझदार हो, काफ़ी आरामदायक है। आज हम जल, थल, नभ तीनों पर अपनी विजय पताका फहरा चुके हैं। जल, थल और नभ में, सही बात है बेटा। अगला हेडिंग डालेंगे विज्ञान एक वरदान के रूप में। अब हम दोनों समझेंगे ये विज्ञान कब है और अभिशाप कब है। तो पहले हेडिंग डाला विज्ञान एक वरदान के रूप में। तो कह रहे हैं विज्ञान के वरदानों ने मानव सभ्यता का कायाकल्प कर दिया है। विज्ञान के वरदानों ने मानव सभ्यता का कायाकल्प कर दिया है। इसमें भी हम हेडिंग डालेंगे पहला, जैसे चिकित्सा में समझ लो विज्ञान का क्या हाथ है। विज्ञान ने कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज संभव बनाए हैं, जिससे मृत्यु दर में कमी आई है। बेटा कभी कभी डॉक्टर कहता है ना कि अगर 10 मिनट भी लेट होते तो बस हम इस मरीज को नहीं बचा पाते। तो कैंसर वगैरह बीमारियां हैं या हृदय रोग है बेटा, हार्ट अटैक पड़ता है, तो इन सभी को विज्ञान ने क्या कर दिया है, इसका इलाज संभव बनाया है, जिससे मृत्यु दर में कमी हुई है। लोगों की मृत्यु नहीं हो पाती, वो लोग बचा लेते हैं डॉक्टर लोग। ठीक है, ये अभी हम किस में पढ़ रहे हैं, वरदान के रूप में। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं बच्चों। अगला हेडिंग समझो संचार। कह रहा है इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन में पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव यानी ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। यानी कि इंटरनेट अगर मोबाइल में हो तो पूरी दुनिया की खबरें भी आप आराम से घर बैठे ले सकते हैं। तो ये क्या है, विज्ञान। अगला हेडिंग डालेंगे बेटा यातायात, ध्यान से समझेंगे। रेल, हवाई जहाज़ और मेट्रो जैसे साधनों ने हफ्तों की यात्रा को घंटों में समेट दिया। तो ये सब क्या है, विज्ञान। अब हवाई जहाज़ से तुम कई हफ्तों में पहुंचते थे, जहां पहले जाते थे बैलगाड़ी वगैरह से, घोड़ा गाड़ी वगैरह से, और अब क्या है, प्लेन वगैरह से निकल जाओ और उस गाड़ियों से निकल जाओ, कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं इतनी दूर। तो ये सब क्या है, विज्ञान का वरदान ही तो है। अगला हेडिंग देखें बेटा शिक्षा और मनोरंजन। जैसे कंप्यूटर और टीवी के माध्यम से शिक्षा और मनोरंजन हर घर पहुंच चुके हैं। सभी के घर में टीवी चल रही है, डिश चल रही है बेटा, कंप्यूटर चल रहे हैं। तो ये सब क्या है, शिक्षा और मनोरंजन के साधन है बेटा। तो ये है विज्ञान। तो अभी तो ये विज्ञान के रूप में थी, अभी अभिशाप कैसे बन जाता है वो भी समझें। तो हेडिंग डालेंगे विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, ध्यान से समझो। जहाँ विज्ञान ने सुख सुविधाएं दी हैं, वहीं इसके दुरुपयोग ने इसे अभिशाप भी बना दिया है। अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो ये अभिशाप बना देगी। कैसे, जरा देखते हैं ध्यान से। ये देखो बेटा अभिशाप कैसे करके बन गए। विनाशकारी शस्त्र, विनाशकारी शस्त्र, परमाणु बम और मिसाइलें कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया को राख कर सकती हैं। अब ये है वरदान अभिशाप कि जैसे कई देशों ने परमाणु बम बना रखे हैं, मिसाइलें बना ली हैं, अगर किसी देश पर छोड़ दिया जाए तो परमाणु बम और मिसाइलें कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया को राख कर सकती हैं। तुम देखते हो कि यहाँ बम फट गया, वहाँ बम फट गया, इतने लोग मारे गए, वहाँ लोग मारे गए, तो सब राख हो जाते हैं, नहीं हो जाते। तो ये चीज़ क्या है, अभिशाप। अब जैसे प्रदूषण में भी समझ सकते हो आप लोग। तो देखो कह रहा है कारखानों और वाहनों के धुएं ने, कारखानों और वाहनों के धुएं ने पर्यावरण को जहरीला बना दिया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। ये भी विज्ञान का ही काम है भाई। अब बेरोजगारी कैसे आ गई, विज्ञान ने बेरोजगारी कैसे दी, ये भी समझो। कह रहे हैं मशीनों के बढ़ते उपयोग ने हाथ से काम करने वाले मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया है। सही बात है बेटा, पहले देखो कंप्यूटर थे, मशीनें नहीं थी, रोबोट वगैरह नहीं थे, तो तुमने देखा होगा एक एक फैक्ट्री में कितने वर्कर काम करते थे, कितने लोग काम करते थे, है ना। और अब क्या किया, उन्हीं कंपनियों में मशीनें लगा दी गई, कंप्यूटर लगा दिए गए, रोबोट लगा दिए गए, तो वो एक एक मशीन कई मजदूरों का काम कर रही है, तो जिसके वजह से बेरोजगारी आ रही है बेटा। तो ये भी एक अभिशाप समझ सकते हो। चलिए अगले देखते हैं बच्चों। अब उपसंहार, वरदान और अभिशाप दोनों बता दिए, अब हम उपसंहार समझेंगे और ये निबंध जो है वो खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखें, कह रहे हैं विज्ञान स्वयं में ना अच्छा है और ना बुरा, ये एक साधन मात्र है। यदि मनुष्य इसका उपयोग रचनात्मक कार्यों और मानवता की सेवा के लिए करता है तो ये वरदान है। बात सही है बेटा, अगर विज्ञान का उपयोग सही काम के लिए किया जाए तो ये वरदान है, और इसके विपरीत यानी इसके उल्टा विनाश के लिए किया गया उपयोग इसे अभिशाप बना देता है। अब जैसे बंदूक बनाना, मिसाइल बनाना, है ना, तो ये चीज़ है, तो ये क्या बना देंगे, इसे अभिशाप बना देंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि विज्ञान एक अच्छी चीज़ है या बुरी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर सही काम के लिए इसका यूज़ किया जाए तो ये बहुत अच्छा है, और गलत काम के लिए यूज़ किया जाए तो ये सबसे बुरा यही है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार आपको निबंध लिख देना है और हिंदी में पूरे नंबर लेके आना है। चलिए अभी एक टॉपिक और बचा है आपका पत्र।
ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। पेपर में आपके 2 पत्र आएंगे, मैंने आपको दोनों लिख के दिखाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें जो रहती है मेरे प्यारे बच्चों, वो रहती है आपकी फॉर्मेट। क्या रहती है बच्चों? फॉर्मेट। जैसा मैं लिख के यहाँ बताऊँ सेम वैसा ही लिखना, एक भी लाइन इधर उधर नहीं होना चाहिए। प्रश्न समझो पहले। कह रहे हैं उत्तर मध्य रेलवे की एक ऐसी शिकायत पत्र, उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो। ये प्रश्न है आपकी यूपी बोर्ड की तरफ से भेजा गया कि सुविधाएं उपलब्ध और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो। तो देखो हम लिखेंगे कैसे करके। सबसे पहले हम डालेंगे परीक्षा भवन, इसी हाथ पर पढ़ना चाहिए, ध्यान रखें, इसी तरफ होना चाहिए, ना कि इधर हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या डाला? परीक्षा भवन, फिर कॉमा लगाया, मेरठ या बरेली आप डाल सकते हो, विराम। अब यहाँ पर दिनांक, जो भी तारीख हो। तो ये इतना केस हो गया, इतना केस, पहले परीक्षा भवन, फिर अपने ज़िले का नाम, फिर दिनांक, फिर एक लाइन आप यहाँ पर छोड़ेंगे, ये गैप जो है ये एक लाइन छूटेगी। फिर आप क्या लिखेंगे? सेवा में, फिर कॉमा लगाएंगे, रेल मंडल रेल प्रबंधक, फिर कॉमा लगाएंगे, उत्तर मध्य रेलवे, कॉमा लगा के प्रयागराज। ठीक है, ये चीज़ ऐसी ही पढ़ना चाहिए, बीच में केवल एक लाइन छूट रही है, ये बात अच्छी तरह से याद रखें। यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन होना चाहिए, ये एक लाइन छूट रही है बस, केवल यहाँ पर थोड़ा गैप है और यहाँ पर एक लाइन है। अब विषय भी आपका होना चाहिए, विषय बहुत ज़रूरी है बेटा पेपर के लिए। तो विषय आप ब्लैक पेन से डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ रेड से डाला है, आप ब्लैक से डालेंगे कि विषय क्या है? ट्रेन में गंदगी और सुविधाओं की कमी के लिए शिकायत पत्र। ठीक है, अब शिकायत पत्र क्या लिखा है जरा वो भी समझ लो। देखो कह रहा है महोदय, फिर कॉमा लगाएंगे, मैं इस, अब नई लाइन से लिखेंगे, मैं इस पत्र के माध्यम से ट्रेन संख्या, जो भी ट्रेन का नंबर लिख देना, व्याप्त गंदगी की ओर से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से ट्रेन संख्या में व्याप्त गंदगी की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यात्रा के दौरान कोच के शौचालयों में, ध्यान दें, यात्रा के दौरान कोच के शौचालयों में पानी की कमी थी और चारों ओर कचरा फैला हुआ था। इसके अतिरिक्त कई सीटों के मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी खराब थे। ठीक है, जो प्रॉब्लम बता रहे हैं अगले समझते हैं। खराब थे, अच्छा शॉर्ट भी है काफ़ी, तो छोटा सा ही लिखवाया है, पॉइंट भी खराब थे। ठीक है, इन्होंने समस्या तो बता दी ना कि शौचालयों में पानी नहीं आ रहा था, कचरा फैला हुआ था और चार्जिंग पॉइंट, जो चार्जिंग मोबाइल लगा देते हैं, वो भी खराब थे। तो अगले लास्ट लाइन में ये क्या कर रहे हैं? अतः आपसे निवेदन है कि यात्रियों की सुविधा हेतु सफाई व्यवस्था में सुधार करने की कृपा करें। अतः आपसे निवेदन है कि यात्रियों की सुविधा हेतु या यात्रियों की सुविधा हेतु सफाई व्यवस्था में सुधार करने की कृपा करें। धन्यवाद, विराम लगा देंगे, भव दिए काखा गा लिख देंगे। तो बेटा ये लाइन वो जहाँ पर छूटी थी, ये वाली जो लाइन है बच्चों, ये वाली जो लाइन है पूरी, ये कहाँ पर लिखी जाएगी? इसके नीचे, ये जो है ना बेटा, ये वाली जो लाइन है इसके नीचे लिखी जाएगी। और ये आपका पूरा जो पत्र हो गया, ये चीज़ ध्यान देना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब एक दूसरा पत्र हम समझ लेते हैं, ध्यान से समझना। दूसरा पत्र क्या है बेटा? अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। आपको किस चीज़ में रुचि है, आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है, उसका उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। जरा ध्यान से समझेंगे, 2 आएंगे, आपको एक करना है, मैंने दोनों करा दिए। ठीक है, सबसे पहले परीक्षा भवन, कॉमा लगाएंगे, बरेली, फिर दिनांक जो भी हो 5 फरवरी, ऐसे आज 5 फरवरी 2026, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, देखो ये बीच में लाइन है, ये लाइन छोड़ेंगे। फिर प्रिय मित्र, क्योंकि मित्र को लिख रहे हो, कॉमा लगाएंगे, मधुर यादें, विराम लगा दिया, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। आप क्या कह रहे हैं? देखो अब प्रश्न क्या है कि अपनी तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, तुम्हें किस में रुचियाँ, उसको उल्लेख करते हुए मित्र को पत्र लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ कुशल हूँ और तुम्हारी कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। मैं यहाँ कुशल हूँ और तुम्हारी कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। तुमने मेरी रुचियों के बारे में पूछा था। आजकल पढ़ाई के साथ साथ मैं पेंटिंग और संगीत में समय बिता रहा हूँ। कह रहे हैं तुमने मेरी रुचियों के बारे में पूछा था, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि आजकल मैं जो क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग और संगीत में समय बिता रहा हूँ। पेंटिंग से मुझे शांति मिलती है और संगीत मेरी थकान दूर करता है। पेंटिंग से मुझे शांति मिलती है और संगीत मेरी थकान दूर कर देता है। इसके अलावा मुझे खाली समय में कहानियाँ पढ़ना भी बहुत पसंद है। इसके अलावा मुझे खाली समय में कहानियाँ पढ़ना भी बेटा बहुत पसंद है। ये दोस्त कह रहा है, दूसरे दोस्त को जो पत्र लिख रहा है उससे। अब एक लाइन छोड़ेंगे, ये हो गया, या पैराग्राफ चेंज कर देना है?
ये रुचियाँ मुझे तनाव मुक्त रखती हैं और पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती हैं। तुम भी अपनी रुचियों के बारे में लिखना। कह रहे हैं तुम भी अपनी रुचियों के बारे में लिखना, कि तुम भी एक पत्र लिखना। ठीक है, अब थोड़ी जगह छोड़कर कह रहे हैं घर पर बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। घर पर जो भी बड़े हों उन्हें मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र का खा गा। इस प्रकार आपको बेटा जब आप इस पत्र को लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके कोई भी नंबर नहीं काट सकता, पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। जितने नंबर का ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, जितने नंबर का होगा उतने पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। जितने बच्चे यहाँ तक वीडियो देख कर आए हैं, इसका मतलब ज़ाहिर सी बात है आपने कंप्लीट वीडियो देखी और यही आपका पेपर पूरा करने का तरीका था। तो बेटा चलिए अगले देखते हैं। हो गई बेटा आपकी वीडियो समाप्त। अब एक प्यारी सी शायरी आपके लिए, ध्यान से समझेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो बच्चों ये बात बिल्कुल ठीक है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और मुझे तुम लोगों पे पूरा भरोसा है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि आप इस शायरी को सुन रहे हो तो इसका मतलब है पूरी वीडियो आपने अच्छी तरह से देख ली है। और बेटा इस पूरी वीडियो को आप कम से कम 3 बार देखें तो आपको देखते ही देखते याद हो जाएगी, वरना आप किसी भी प्रकार से करें इसको अच्छे से तैयार कर लें। और एक विशेष बात, मैं 7 सेट अवश्य डालूंगा, 7 तैयार कर लें। यदि आपको 90 प्लस लानी है, 90 से ज़्यादा परसेंटेज लाना है, तो जितनी वीडियो मैं डालूँ उसे अच्छे से तैयार कर लो। और बेटा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।